हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हो चुका है जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में तो कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन उसमें लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके स्पीड के बारे में, वैक्यूम में उसका स्पीड कितना होता है, मीडियम में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट रे बीम के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर नॉन ल्यूमिनस को अगर हम क्लासीफाई करें तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ल्यूमिनस की अगर बात करें तो ल्यूमिनस में हमारा आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन ये जो वीडियो होगा यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए लाइट जो है बहुत सारा फेनोमेनन दिखाता है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। उसमें से कुछ टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, और कुछ जो है 12th में जाके पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। चलिए समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium, ठीक है। देखिए ये जो है इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन को हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ कुछ जो टर्म होता है उसको हमको इंक्लूड करना जरूरी होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ठीक है, बाउंसिंग बैक होना चाहिए और सेम मीडियम होना चाहिए। उसके बाद अपने तरीके से हम बना के लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एयर से जा रहा लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराया और वापस से उसी मीडियम में आ जाए, यानी कि एयर में ही आ जाए, उस जिस मीडियम में टकराया यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे टकराया उसके अंदर अगर इंटर कर गया तो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेम मीडियम इंक्लूड होना जरूरी है। ऐसा ना वो डेफिनेशन लिख रहे हैं, मालूम चला कि हम मीडियम ही छोड़ दिए, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज को कंप्लीट करें, यानी कि किसी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, जिस मीडियम से जाता है और जिस ऑब्जेक्ट पे टकराता है फिर वापस से उसी मीडियम में आ जाना चाहिए, उसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगर उस मीडियम में इंटर कर गया, जैसे क्या होता है ग्लास स्लैब, वाटर यानी कि जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है अक्सर लाइट जाता है, टकराने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है और कुछ उसके अंदर चला जाता है। तो जो लाइट उसके अंदर जाता है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जो वापस से टकरा के उसी मीडियम में आ जाता है यानी कि एयर से गया और वापस से एयर में आ गया तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हम समझते हैं कि देखिए अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो किसी भी हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, जिसका अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो वो करता क्या, वहां से जो लाइट इमिट होता है वो क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में जाता है, उससे वहां पर रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, तब हम जाके उसे देख पाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, अगर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की अगर बात करें कि अगर हम घर में रूम में लाइट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो बाकी जितने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है नहीं दिखाई देता, केवल एक लाइट को ऑफ किए यानी कि वही सोर्स ऑफ लाइट था, उसके ऑफ होने की वजह से कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे का कारण है रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन केवल लाइट ही नहीं करता है, और भी बहुत सारा चीज, ठीक है। जैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर साउंड की बात किया जाए, जैसे क्या है कि हमारा अगर घर का दरवाजा या फिर कह सकते खिड़की किसी एक डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि मेरा घर का खिड़की इस डायरेक्शन में है, लेकिन घर के पीछे से कोई साउंड या स्पीकर चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मेरे खिड़की के सामने यानी कि कुछ दूरी पे एक घर है, मतलब बड़ा सा घर है, तो क्या होगा, अगर उधर से साउंड आता है और उस पर पड़ता है और वहां से टकरा के हमें सुनाई देता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो साउंड है उधर से आ रहा है, न कि पीछे से आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर पीछे से साउंड आने का जगह जो है ब्लॉक है, उस कंडीशन की अगर हम बात करें, साउंड जो है जाएगा और किसी भी, या फिर हम वैली, अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में क्या होता है, अगर सामने पहाड़ है, अगर कोई चिल्लाता है, जोर से बोलता है तो साउंड जाता है और वापस से रिफ्लेक्ट होके आता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन साउंड में भी होता है बहुत सारे जगह। जैसे मान लो अगर हम बॉल की बात करें तो बॉल भी जाता है किसी सरफेस पर टकराता है, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन बॉल के साथ क्या केस है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इंफ्लुएंस में होता है, ठीक है। जैसे क्या है कि लाइट भी है ग्रेविटेशनल फोर्स के वो में, लेकिन लाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ही नहीं करता है क्योंकि उसका मास नहीं होता है,
ठीक है। साउंड की बात करें तो साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है, उसका कोई मास नहीं होता है। लेकिन अगर बॉल को हम बाउंस करते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से उसका पाथ में डिफरेंस आ जाता है। यानी कि लाइट का पाथ जिस तरह दिखता है वैसे बॉल का नहीं दिखता है, लेकिन हम समझने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आया कहां से। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब जाके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम गौर करें, जैसे ये क्या है, सरफेस है। अगर सरफेस पे हम सब तो स्पोर्ट्स देखते हैं ना, क्रिकेट या फुटबॉल कुछ भी देखते हैं, तो ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगा कि अगर कभी भी किसी सरफेस पे बॉल अगर ऐसे बाउंस होता है तो वो ऐसे निकलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ एंगल का थोड़ा सा खेल होता है। अगर इसी बॉल को हम ऐसे बाउंस कराएं, ठीक है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा वर्टिकली स्लोप ज़्यादा होगा, तो यहाँ से जब ये बाउंस करने के बाद वापस ये पीछे की तरफ जाएगा तो वो भी क्या होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ गौर से समझे। ये अगर हम कम स्लोप पे फेंकते हैं यानी कि कम एंगल, यहाँ हम सरफेस के साथ एंगल लेते हैं, एक्चुअल में हम लाइट के साथ ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए अगर यहाँ पर हम सरफेस के साथ बहुत कम एंगल पे फेंकते हैं तो बॉल बाउंस होने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे सरफेस के नजदीक नजदीक जाएगा। लेकिन अगर बॉल ऐसे बाउंस करता है तो वो भी क्या होगा, ज्यादा एंगल से ऊपर की तरफ बाउंस करता है। लेकिन उसी को एंगल को बढ़ाते बढ़ाते एक समय आता है कि जब इसको एकदम हम परपेंडिकुलरली फेंकते हैं तो वापस से नीचे टकराता है, फिर वापस से मेरे हाथ में आ जाता है। ठीक है, ये तो सबको किया होगा, हम बॉल को ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वापस से मेरे हाथ में आ जाता है। लेकिन बॉल को हम ऐसे टेढ़ा किसी एंगल पे ऐसे फेंकेंगे सरफेस पे तो वहां से टकराने के बाद आगे की तरफ बाउंस कर जाता है, इधर की तरफ नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है ना, हमको कई जगह देखने को मिलता है। अगर उसको हम देखने समझ गए ना तो अब हमको समझ में आ जाएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से आया है। देखिए लॉ क्या है ना, प्रूफ नहीं किया जाता है। लॉ हम क्या करते हैं, कोई भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है उसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में हर बार ये कैसे बिहेव कर रहा है, किस लॉ को बार बार फॉलो कर रहा है। तो जैसे वो काम करता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। यानी कि हर बार जिस भी सरफेस पे लाइट गिरेगा तो वहां से किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा वहां से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए, तो यहां से कुछ आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तब यहां से हमको लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब समझते हैं लॉ के बारे में। ये तो डेफिनेशन था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो है हमारे पास। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, दो लॉ है। पहले हम समझते हैं कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे हम एंगल कहां से लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे कहीं से लाइट इंसिडेंट किया और यहां से टकरा के वापस से चला गया। ठीक है, तो ये जो लाइट इस सरफेस पे टकराने के लिए आ रहा है, यानी कि अभी टकराया नहीं है, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, या फिर नॉर्मली हम लोग आई रे भी लिख देते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये हो जाता है जो टकरा के वापस से चला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर? देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये रिस्पेक्टिव है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर हम यहां पर एक और सरफेस है, ठीक है ना, इधर से लाइट गया, ठीक है, लाइट गया और इस सरफेस पे टकराया और टकरा के फिर इस सरफेस पे आ रहा है। ध्यान समझे, यानी कि यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है, ये गया और यहां पर इस सरफेस में टकराया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आया, फिर आके इस सरफेस पे टकराया और यहां से टकरा के वापस ऐसे चला गया। ठीक है ना, तो अगर इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के लिए ये जो रे होगा वो कौन सा रे होगा, इंसिडेंट रे होगा, और ये रे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन वही इस सरफेस की अगर बात करें तो यही रे जो इसके लिए रिफ्लेक्टेड था वो इसके लिए क्या बन गया, इंसिडेंट रे बन गया, और ये जो रे है वो तो रिफ्लेक्टेड है। ठीक है ना, इस सरफेस के लिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसलिए अगर हमको अगर जहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला पढ़ना होगा ना तो वहां पर हमको समझना होगा कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा इंसिडेंट है, क्योंकि एक ही रे अलग अलग केस में वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के लिए बिहेव कर सकता है। ठीक है, समझ हमारी बात? यानी कि किसी भी सरफेस पे कोई रे आके टकराने वाला है, ठीक है ना, तो उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सरफेस के लिए कहलाएगा इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लेकिन यहां पर ये इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ, यानी कि यहां पर एंगल हमें क्या लेना है, यानी कि किस एंगल पे ये टकरा रहा है।
तो यहाँ पर बहुत हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि एंगल हम इसको लेते हैं, नहीं, यहाँ पर ये एंगल नहीं लेना है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इस सरफेस के, यानी कि जो सरफेस है इस सरफेस पे हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये लाइन इमेजिनरी होता है, हम खुद से एंगल को फाइंड करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी होता है इसलिए हम इसको डॉटेड बनाए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बात प्लेन सरफेस का। अगर सरफेस कर्व रहा उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे अगर सरफेस कुछ ऐसा ऐसे है, ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि सारे सरफेस के लिए हम, ये लॉ वैलिड है, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के लिए, लेकिन जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है वो तो कोई एक ही पॉइंट होगा। एक लाइट रे पूरे सरफेस पे इंसिडेंट नहीं कर सकता है। एक लाइट रे क्या है, एक पॉइंट की तरह है जो पॉइंट चल रहा है, उसका कोई थिकनेस नहीं होता है, इसलिए जिस सरफेस पे वो टकराएगा किसी एक पॉइंट पे टकराएगा, ठीक है, और वो पॉइंट कभी भी कर्व नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए अगर हमको पता करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक फिगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्व हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ कर्व हो गया। तो अगर कोई इंसिडेंट यानी कि कोई लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रहा है तब यहाँ से कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो पहले हमको एंगल मालूम होना चाहिए ना, उसके हिसाब से हम बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से होते हुए एक हम क्या करते हैं, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से होते हुए हम क्या करेंगे, एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद इस टैंजेंट पे हम नॉर्मल खींच देंगे ऐसे, क्लियर, इस पे नॉर्मल खींच देंगे, तब तो हम यहाँ से एंगल मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद हम वहां पर लॉ लगा सकते हैं, समझ रहे ना। तो कर्व सरफेस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा और इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, क्लियर। यानी कि अगर बीम ऑफ लाइट रे इस पे गिर रहा है तो सारे लाइट रे अलग अलग जगह पर गिरेगा, और जिस सरफेस पे गिरेगा और किस एंगल पे गिर रहा है वो डिपेंड करता है कि लाइट वहां से कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लॉ का। इंसिडेंट रे अगर आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आता है लिखने के लिए तो हम क्या बोलेंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो पहला लॉ क्या है, पहला देखिए, पहला लॉ बहुत सिंपल है, बस इसमें यह कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, ठीक है। ये चीज हम कैसे पता किए, एक्सपेरिमेंट से पता किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो हर बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ से एक लेजर लाइट, यानी कि ठीक है, लेजर लाइट क्या होता है ना कि वो फैलता नहीं, एकदम स्ट्रेट जाता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर लेजर लाइट को यहाँ से अगर इंसिडेंट कराया गया और उस पर हम क्या किए, परपेंडिकुलर लगा के हम एंगल मेजर किए, ठीक है ना। अगर सरफेस स्ट्रेट है ना तो हम एंगल यहाँ से भी मेजर कर लेंगे, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। ये नॉर्मल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री में इधर जितना एंगल बनेगा उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ भी करके एक सही रिजल्ट लाना होता है, ठीक है। तो हम क्या किया, यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो देखा गया कि एंगल कुछ 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री का है। उसके बाद फिर जब लाइट यहां से टकरा के वापस से जा रहा है तो फिर वो भी देखा गया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी 30 डिग्री हो रहा है, और हर कंडीशन में इसको चेक किया गया, ठीक है। कर्व सरफेस पे चेक किया गया, प्लेन सरफेस पे चेक किया गया, हर जगह क्या आ रहा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसलिए यहां से ये लॉ बन गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्लियर। तो ये था पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे and the incident ray, reflected ray and the normal lie in the same plane,
बहुत सिंपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 3 फिंगर है, इसको हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि लाइट ऐसे जा रहा है, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। सब के सब एक प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक प्लेन सरफेस पे रखें तो सब के सब क्या हो जाए, प्लेन पे आ जाए, यानी कि ना कोई प्लेन से ऊपर की तरफ उठे ना प्लेन के नीचे की तरफ आए, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, बीच वाला नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर ये बाहर की तरफ ऐसे हो जाए, ठीक है ना, तो ये दोनों तो सेम प्लेन में आ जाएगा, लेकिन ये लाइट जो है ना सेम प्लेन में नहीं आएगा, ठीक है। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, इसको हम पहले समझते हैं। यानी कि अगर तीनों को, ठीक है ना, अभी हम पेन का एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 पेन सेम प्लेन में है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक प्लेन, जो एक पेन है ना, इसके पीछे 2 पेन आ रहे हैं, उसको पूरी तरीके से ढक दे, ना ये कि कोई किनारे में आए ना कोई इधर की तरफ आए, ठीक है ना। जब पूरी तरीके से ढक देगा, जब हम इधर से देख रहे हैं पूरी तरीके से ढक देगा, तो कहलाएगा कि ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में है, ठीक है ना। तो वही चीज बताया गया है कि जो तीनों रे होता है वो क्या होता है, सेम प्लेन में होता है, ठीक है। तो हम सेकेंड लॉ यही लिखेंगे, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये था 2 हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो केवल पढ़ने के लिए है, ये कि इसका कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन हर वक्त जो यूज होगा वो है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग जगह पर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। अभी हम उसको यहाँ पर करा देते हैं, ठीक है। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R से एक चीज हम क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछता है, वो ये है, ठीक है, वो ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कम करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी कि कम करने का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कम करने का मतलब कि ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है, नॉर्मल की तरफ ऐसे उठ रहा है ऊपर की तरफ, तो हमको सरफेस से एंगल बढ़ता हुआ महसूस होगा और नॉर्मल से एंगल कम होता हुआ महसूस होगा, ठीक है। तो कभी भी कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, यानी कि सरफेस से एंगल ज्यादा है, यानी कि अगर हम इसको कम करते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। क्लियर। तो इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है, एक यहां पर एक कंसीडर करते हैं केस, ठीक है। जैसे क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। यहां एंगल बन रहा है कितना, कुछ मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर भी 45 डिग्री बनता होगा, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे को, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 5 डिग्री से कम कर देते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 5 डिग्री से कम कर देते हैं, तो हमें यह बताना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल घटेगा, ठीक है। समझिए फिर से क्वेश्चन को कि पहले शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 है, तो लॉ के हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे भी कितना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 45 ही डिग्री होगा। और अब हम यहाँ कह रहे हैं कि 5 डिग्री से हम कम कर रहे हैं किसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 5 डिग्री से कम कर रहे हैं, ठीक है। तो बताना है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, तो पहले कितना था अभी, यानी कि एंगल को घटाने से पहले एंगल इन दोनों के बीच में कितना था, 90 डिग्री, 45 और 45, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल रहा है, बोल रहा है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो अगर अभी की बात करें तो अभी कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर। अब हम इसको 5 डिग्री से कम करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 5 डिग्री से कम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इधर से भी क्या हो जाएगा, ये 40 ही हो जाएगा ना, ये रुका थोड़ा ना रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर 40 होता है तो इधर से भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि पहले 90 था अब हो गया 80। किसके किसके बीच का, इसके और इसके बीच का एंगल पहले कितना था, 90 डिग्री, अब कितना हो गया, 80 डिग्री, ठीक है। तो कितना चेंज हो गया, 10 चेंज हो गया, 10 डिग्री का चेंज आया। जब हम इसमें एक में केवल 5 डिग्री का चेंज किए तो दोनों के बीच के एंगल में कितने का चेंज आया, 10 का आया, ठीक है। उसी तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा कि अगर इंसिडेंट रे में जितना भी चेंज आएगा,
अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल की बात करेंगे तो उसका 2 गुना चेंज आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन हमको समझना है। और एक और बात करें, एक और क्वेश्चन ये है कि कहता है कि अगर सरफेस पे लाइट को परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराया जाएगा, ठीक है, अगर सरफेस पे लाइट को परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराया जाता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। समझ आ रही बात। तो हम तो सरफेस के रिस्पेक्ट में बोले हैं ना परपेंडिकुलरली, लेकिन एंगल हम किसके साथ मेजर करते हैं, उस सरफेस के नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल भी तो खुद परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या होगा, सेम लाइन पे लाई कर रहा है। समझ हमारी बात, यानी कि नॉर्मल तो पहले से परपेंडिकुलर है ही, और इंसिडेंट रे भी फिर उसी पे गिर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। समझ आ रही है। तो जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और वापस से उसी पाथ पे पीछे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे चला जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल का हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जब पूरा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन एक वीडियो में हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 2 तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए अगर ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन जो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो सरफेस होता है कुछ बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है, और कुछ सरफेस बहुत ज़्यादा डल होता है। जैसे अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में पूरा का पूरा हमारा इमेज दिखता है, लेकिन क्या हम पेपर पे अपना इमेज देख सकते हैं, क्या कोई लकड़ी है या फिर दीवार है उस पर हमारा इमेज दिखता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो वो भी कर रहा है, तो फिर क्या अंतर है। तो वही बात है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक ऐसा स्मूथ सरफेस, ठीक है, यानी कि देखिए हमको आंख से देखने में कोई चीज़ स्मूथ लग सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो स्मूथ नहीं हो सका, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना, लाइट रे अगर पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगा, क्लियर। तो इससे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर की अगर बात करें तो इरेगुलर में भले ही हमको सरफेस इरेगुलर नेकेड आई से ना दिखे, लेकिन वो सरफेस हो सकता है कि इरेगुलर हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करके ऐसे 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 रहता है। तो इस पे क्या होता है कि देखिए रे तो इंसिडेंट ही जो पैरेलल ही इंसिडेंट कर रहा है, क्लियर, यहाँ पे जो रे है पैरेलल ही इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए यहाँ अगर बात किया जाए तो सबके लिए नॉर्मल सेम होगा, क्योंकि अगर एक प्लेन सरफेस है उस पर हम जितने भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सब का सब क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन जब ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ऐसे कोई चीज़ कर्व है तो यहाँ अगर हम टेंजेंट खींचते हैं और इस पर नॉर्मल लगाएंगे तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ ऐसे, अगर सरफेस ऐसे कर्व हो रहा है तो इस जगह पर टेंजेंट खींचते हैं तो ऐसे, और इसका नॉर्मल ऐसे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस पॉइंट के लिए इसी सेम लाइन के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में जो एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही इसका भी होता है, वही इसका भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबका सेम होता है और पैरेलल चला जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कोई सरफेस ऐसे पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, कोई सरफेस ऐसे पड़ रहा है, इस इंसिडेंट लाइट के लिए ऐसे सरफेस हो रहा है, और ये जो इंसिडेंट लाइट है कुछ ऐसे, ठीक है, यानी कि लाइट ऐसे गिर रहा है ऐसे, तो इसके लिए नॉर्मल इधर हुआ तो क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया। लेकिन इस सरफेस की अगर बात करें तो ये सरफेस ऐसा है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे और लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है। तो इसलिए जब रिफ्लेक्ट करेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि ये जो रिफ्लेक्ट किया इधर करेगा और ये रिफ्लेक्ट इधर करेगा, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इधर जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, यानी कि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इकट्ठे किसी एक जगह पे नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो लाइट रे अलग अलग जाने की वजह से किसी एक जगह पे ज़्यादा लाइट इकट्ठा ना होने की वजह से क्या होता है, लाइट वहाँ पर यानी कि इमेज जो है क्लियर फॉर्म नहीं होता है,
ठीक है। लेकिन ये जो है लाइट एक साथ सब एक ही जगह पे पहुंचेगा, जिसकी वजह से वहां पर क्लियर इमेज फॉर्म होता है, और यहां पर क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होता है। तो मिरर वाला ये जो केस है, कौन सा केस है? मिरर का केस है, जिसमें क्या होता है, सारा लाइट एक साथ पहुंचता है, जिसकी वजह से यानी कि मेरे फेस पे लाइट पड़ा और यहां से लाइट जाता है रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे, और मिरर क्या करता है कि मेरे फेस से जितना भी लाइट मिरर पे गया है वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देता है, लगभग 100% रिफ्लेक्ट करता है, लगभग। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आता है तो पूरा का पूरा हमको क्या दिखाई देता है? अपना इमेज दिखाई देता है। लेकिन सामने जो दीवार है ये क्या करता है कि मेरे फेस पे लाइट पड़ा, यहां से दीवार पे गया, और दीवार जब रिफ्लेक्ट करेगा तो सबको अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर मेरे जो आई में लाइट इंटर करेगा वो क्या होगा? अलग अलग जगह से इंटर कर रहा लाइट, इसलिए किसी भी चीज का क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। वहां पर हमें अपने फेस का इमेज नहीं दिखाई देगा, बल्कि इस दीवार का इमेज दिखाई देगा। समझ हमारी बात ना? जबकि मिरर में क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट उस पर पड़ता है उसका इमेज दिखाई देता है। ठीक है, यही फर्क है। लेकिन दोनों का अपना अपना यूज है। जैसे अगर बात करें बुक का, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दीवार हो गया, बुक हो गया, जैसे टेबल हो गया, ठीक है ना, ये सारा एग्जाम्पल है। तो बुक को हम किसी भी एंगल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बुक इस एंगल पे रखे हैं फिर भी हम पढ़ सकते हैं, इस एंगल पे, इस एंगल पे, ठीक है, हमको हर एंगल पे दिखाई देता है। लेकिन जो स्मूथ सरफेस होता है उसके लिए एक एंगल फिक्स होता है। क्या एंगल फिक्स होता है? जैसे मान लें कि मेरे सामने एक मिरर है, तो मिरर पे जो हमको इमेज जिस चीज का दिखाई देगा वो फिक्स होगा कि उसी चीज का हमको इमेज दिखाई देगा। अगर उसका एंगल चेंज करेंगे तो किसी और चीज का दिखाई देगा, उसका एंगल चेंज करेंगे तो फिर किसी और चीज का दिखाई देगा इमेज। ठीक है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स है। जबकि जो इरेगुलर सरफेस होता है, कहीं से भी रिफ्लेक्ट करके हमको कुछ ना कुछ रे मिल जाता है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिल पाता है। ठीक है ना, इसलिए हम बुक को किसी भी एंगल से पढ़ लेते हैं, यानी कि मतलब सामने होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्टेड रे आना चाहिए, भले ही कितना भी डिफ्यूज्ड क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर हम भले ही एक रे दिखा रहे हैं, लेकिन इतने छोटे से पार्ट में यानी कि मिलियन और बिलियन रे ऑफ लाइट गिरता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। समझ आ रही है बात? तो यही है दो तरह का रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्शन किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है। एक तो जो हो गया सरफेस पे डिपेंड करता है, और जो दूसरा हो गया वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे? देखिए जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी लाइट को व्हाइट सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना, तो व्हाइट सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तो वो सारा का सारा लाइट को रिफ्लेक्ट, सारा नहीं मतलब लगभग 80% 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन वही दूसरे कलर का सरफेस हो, यानी कि ब्लैक है, रेड है, उसमें भी डिपेंड करता है डार्क रेड है या फिर लाइट रेड है। ठीक है, उसके हिसाब से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि जो हमारा रूम है पूरा दीवार किस कलर का है? व्हाइट कलर का है, तो एक या दो भी लाइट जलाते हैं तो पूरा लाइट दिखता है, क्योंकि जो दीवार है व्हाइट कलर का वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर कोई दीवार ग्रीन कलर का है या फिर रेड कलर का है, इसका मतलब क्या है? यानी कि वो रेड दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि उस पर जो भी लाइट पड़ रहा है बाकी कलर ऑफ लाइट को वो क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया, और केवल रेड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको उसका कलर रेड दिख रहा है। समझ हमारी ये बात? अगर कोई चीज येलो दिख रहा है, येलो दिखने का मतलब क्या है कि येलो के अलावा बाकी कलर ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, और केवल येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको वो येलो दिख रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरह का कलर भी डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कैसा करेगा। अगर वहीं हम वहां ब्लैक कर दिए तो क्या करेगा? ब्लैक लाइट को, सारे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन वो 100% ब्लैक बॉडी होगा तब। 100% ब्लैक बॉडी होने का मतलब कि जितना भी लाइट उस पर गिरेगा वो सारे के सारे लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एक को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 100% ब्लैक बॉडी हुआ तो, लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो 100% ब्लैक बॉडी अवेलेबल नहीं है। अगर हम नियरली ब्लैक बॉडी की बात करें तो हमारे पास जो लैम्प ब्लैक होता है उसे हम लोग नियरली ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक होता है लगभग सारे लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हम क्या करें? अपने सारे घर के दीवार को अगर ब्लैक कलर से पेंट कर दें, ठीक है, उसके बाद ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद अगर हम लाइट जलाते हैं तो दीवार पे लाइट पड़ेगा और वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो फिर हमें रूम जो है लाइट नहीं दिखता है। ठीक है, अगर वही व्हाइट कलर का होता तो सब रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए हम गर्मी में क्या करते हैं? व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, ताकि जो सनलाइट पड़े वो रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब ज्यादातर लाइट क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, और ज्यादा हीट क्रिएट ना हो। ठीक है, डार्क कलर के पहनेंगे लाइट को तो वो ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ हमारी बात? यानी कि सरफेस कैसा है, रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, इस पे तो रिफ्लेक्शन डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ लाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है,
चलिए, तो ये उम्मीद है इस वीडियो में जो भी टॉपिक कवर हुआ होगा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन का जवाब देने का जरूर कोशिश करेंगे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।